हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीट पीवाईक्यू सीरीज में हम नीट या फिर एआईपीएमटी में आए हुए जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था। हमने लास्ट क्लास में 2009 से लेकर के 2015 तक जितने भी क्वेश्चंस थे वर्क एनर्जी पावर से हमने सारे सवाल सॉल्व किए थे और तकरीबन हमने 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज इस क्लास में हम 2016 के आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे अप टू द ईयर 2025। तो डेफिनेटली क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज हम 2016 से लेकर के 2025 तक वर्क एनर्जी पावर में जितने भी सवाल आए थे आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं। सो नीट 2016 में जो क्वेश्चन आया तो ये है दैट अ बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of a time dependent force F equal to 2t I cap plus 3t square j cap Newton, where I cap and j cap are unit vectors along x axis and y axis. What power will be developed by the force at the time t? At the time t. All right, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज के हम या तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं या तो फिर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। और क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि पावर की वैल्यू बताओ एट टाइम टी, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी गई है, हमें इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू बतानी है। आपको साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इंस्टेंटेनियस पावर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको पावर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उस इंस्टेंट पे बॉडी पे लगने वाले फोर्स एंड उस इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली वही हमारी पावर की वैल्यू होती है। बिल्कुल आपको इतना पता होना चाहिए। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरा फोर्स एफ है, सपोज ये है हमारा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। मान लेते हैं ये हमारी फोर्स की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोनेंट एंड हमारी वेलोसिटी वी है सपोज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो डेफिनेटली पावर की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो मुझको फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। एंड डॉट प्रोडक्ट के रूल ऑलरेडी मैंने आप लोग को सिखाया है, इसी क्लास में सिखाया है। और डेफिनेटली मीन्स वर्क एनर्जी पावर के जो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था उसी में मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट भी काफ़ी डिटेल में सिखाया हुआ है। तो अगर मैं फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करूँ तो जो वैल्यू मिलेगी मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी एफ एक्स वी एक्स प्लस एफ वाई वी वाई प्लस एफ जेड वी जेड। एंड इसी पर्टिकुलर वैल्यू से हमें इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू मिलने वाली है जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब देखूं तो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट है, जे कैप का कोफिशिएंट है, के कैप का नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फोर्स की कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस जीरो है, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो जो मेरा थर्ड टर्म होगा आरएचएस का वो जीरो हो जाएगा। हमारा थर्ड टर्म जीरो है, खाली हमें पहले के ही दो टर्म्स के साथ डिस्कस करने की या फिर डील करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं देखूं तो फोर्स की तो मुझे जानकारी है, फोर्स को लेके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब तक मुझको वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं चलेगी मैं डेफिनेटली पावर निकालने की पोजीशन में नहीं हूं। और इसीलिए मुझे फोर्स के एक्सप्रेशन से सबसे पहले तो वेलोसिटी तक पहुंचना पड़ेगा और तब जाकर के मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ है और मैंने कहा था कि 2 डायमेंशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप 2 डायमेंशनल मोशन से डील कर रहे हो तब उसे आप 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट करना परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग। और क्योंकि आई कैप मेरी एक्स एक्सिस को शो करता है एंड जे कैप हमारे वाई एक्सिस के डायरेक्शन को शो करता है, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ये हमारे फोर्सेस हैं। 2t आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगने वाला फोर्स है एंड 3t स्क्वायर जे कैप जो है हमारा ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग इक्वेशन लिख सकता हूँ, वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग इक्वेशन लिख सकता हूँ और मैं इनके थ्रू मीन्स फोर्स के एक्सप्रेशन के थ्रू मैं फाइनली वेलोसिटी के एक्सप्रेशन तक पहुँचता हूँ और तब जाकर के मुझको पावर की वैल्यू मिल पाएगी। अदरवाइज मैं पावर की वैल्यू निकाल नहीं सकता। देखिए फोर्स का एक्सप्रेशन तो मुझे गिवन है
तो f को लेकर के तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। बात यह है कि मुझे वेलोसिटी नहीं मालूम, और जब तक मैं वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा तब तक पावर फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हम उस तरीके की बात कर रहे हैं, उस सोच की बात कर रहे हैं, उस प्लानिंग की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू मैं पावर की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए फोर्स के थ्रू वेलोसिटी तक पहुंच पाऊं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू के साथ, अगर मैं नेट फोर्स की वैल्यू के साथ मास को डिवाइड कर दूं तो मिलने वाली क्वांटिटी क्या होती है? एक्सीलरेशन होती है। हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं हम। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं 2 डायमेंशनल मोशन को 2 सेपरेट 1 डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अलोंग एक्स एक्सिस की। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के लिए बात करता हूं, फिर हम वाई एक्सिस के लिए भी सिमिलर वे में बात कर लेंगे। तो एफ एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरी फोर्स है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 2t। आई कैप तो बस डायरेक्शन बता रहा है कि 2t मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है डेफिनेटली 2t है। अब मैं अगर फोर्स के साथ मास को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू 2t, जो कि फोर्स की मैग्नीट्यूड है, डिवाइडेड बाय मास जो कि 1 गिवन है। तो 2t ही मेरे पास बचने वाला है। और क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन यहाँ पर मिल चुका है और क्योंकि मुझे पावर की वैल्यू एट टाइम t बताना है, तो डेफिनेटली मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा कि मैं टाइम के साथ ही डील कर पाऊँ। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एक्सेलरेशन को फाइंड करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हमारा dv/dt एंड सेकेंड फॉर्मूला होता है v/dv/dx। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू हम एक्सेलरेशन को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि मुझे टाइम के साथ ही डील करना है, क्योंकि मुझे टाइम के टर्म्स में आंसर देना है, तो मैं डेफिनेटली a की वैल्यू को क्या लिखने वाला हूँ? मैं a की वैल्यू को लिखने वाला हूँ dv/dt। मुझे x का क्योंकि कोई काम नहीं है तो मैं a की वैल्यू v/dv/dx पुट नहीं करूँगा, मैं dv/dt पुट करूँगा। सो ऑब्वियस बात है, ax की जगह मैं लिख सकता हूँ dvx/dt इक्वल टू 2t, इक्वल टू 2t, जो बिल्कुल इजीली समझा जा सकता है ना, जो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। नाउ अब dvx की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 2t dt। ऑब्वियस बात है, मैंने क्या किया? dt को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मुझे vx की ज़रूरत है, अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो dvx को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ। सो इंटीग्रेट कर दूँ, सो इंटीग्रेशन ऑफ dvx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। नाउ अब यहाँ तक की तो बात आप आराम से समझ सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, बिगिंस। बोला है कि बॉडी मूव करना चालू के अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स F। तो क्योंकि मोशन की शुरुआत हुई है, तो अगर मैं लिमिट की बात करूं तो डेफिनेटली t इक्वल टू 0 पे मैं वेलोसिटी की वैल्यू को 0 ले सकता हूं। एंड जब टाइम की वैल्यू t हो जाएगी तब x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी को मैं vx मान लेता हूं। और इसे सॉल्व करते मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूं। सो dvx के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी vx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो मुझे vx ही मिलने वाला है। RHS की अगर मैं बात करूं तो 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। t dt के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी t²/2। 2 एंड 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो डेफिनेटली t² के लिए अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं तो मुझे t² ही मिलने वाला है। सो फाइनली जो मुझे मिलने वाला है वो क्या है? मुझे मिलने वाला है vx इक्वल्स टू t² एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। मुझे vx की वैल्यू मिल चुकी है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर dvx के इंटीग्रेशन की वैल्यू vx हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो vx ही बचेगा हमारे पास। 2t dt में 2 कांस्टेंट बाहर चला गया। t dt का इंटीग्रेशन t²/2 होता है, तो t²/2 में जो 2 है वो और ये जो 2 कांस्टेंट बाहर चला गया था वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। t² के लिए अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो मुझे t² ही मिलेगा। तो फाइनली vx की वैल्यू t² आ रही है, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। अब बात करते हैं y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरी? 3t² है। ऑल राइट, सो अब बात करते हैं अलोंग y एक्सिस की। सो y एक्सिस के अलोंग फोर्स की वैल्यू है 3t²। सो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए अलोंग y एक्सिस तो डेफिनेटली मुझको फोर्स के साथ मास को डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 3t²
अपॉन 1 दैट इक्वल्स टू 3t²। परफेक्ट, मास की वैल्यू 1 kg है। अब अगेन मैं ए वाई को लिख सकता हूँ dvy अपॉन dt इक्वल्स टू 3t², जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, है ना। नाउ अब dvy की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 3t² dt। अब अगर dvy से अगर मुझे vy निकालना है तो अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। अगेन शुरुआत में जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी, क्योंकि मोशन बिगिन हुआ था टाइम t पे। y एक्सिस के अलोंग फाइनल जो हमारी वेलोसिटी होगी उसे मैं vy मान लेता हूँ, है ना, मैंने vy मान लिया। अब dvy के इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी vy, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो मुझे vy ही मिलने वाला है, इक्वल टू, अब 3 कांस्टेंट बाहर चला गया, t² dt के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी t³ अपॉन 3। अगेन मैं अगर लिमिट की बात करूं तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t है, 3 एंड 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ऑब्वियस बात है RHS में मुझे मिलने वाला है t³ माइनस 0 दैट इज t³ एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। जहाँ तक vz का सवाल है तो vz तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर फोर्स ही नहीं था y एक्सिस के अलोंग तो मोशन भी नहीं आने वाला। सो नाउ फाइनल जो मेरी वेलोसिटी अब होगी वो होगी t² i कैप प्लस t³ j कैप। एंड फोर्स का मेरा एक्सप्रेशन क्या था, फोर्स का मेरा एक्सप्रेशन था 2t i कैप प्लस 3t² j कैप, 2t i कैप प्लस 3t² j कैप, ये मेरे फोर्स का एक्सप्रेशन था। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो पावर की वैल्यू होगी वो होगी fy, पावर की जो वैल्यू होगी वो होगी fx vx प्लस fy vy। एंड जहाँ तक fz vz का सवाल है उसकी वैल्यू 0 है। सो बस आपको क्या करना है, आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐड कर देना है। सो t² into 2t will become 2t³ plus t³ into 3t² will become 3t to the power 5 and this must be the correct answer। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, 2t³ प्लस 3 into t to the power 5, 2t³ प्लस 3 into t to the power 5 वोट हमारी पावर की यूनिट है। तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन 4 करेक्ट दिखता है एंड ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक्चुअली क्या है ना, आपको इस क्वेश्चन में खाली फोर्स के एक्सप्रेशन की जानकारी थी और आपको इंस्टेंटेनियस पावर पूछा था, बट इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करने के लिए आपको वेलोसिटी भी टी टाइम के लिए पता होनी चाहिए थी। तो फोर्स के थ्रू हम सबसे पहले फाइंड किए एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करके हमने फाइंड किया वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मैंने वेलोसिटी निकाली, वाई एक्सिस के अलोंग भी मैंने वेलोसिटी निकाली एंड फाइनली फिर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया एंड डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मुझको फाइनली मेरे सवाल का आंसर मिल गया। देखिए सवाल को आप चाहते तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ अलग अलग डील ना करके एक साथ भी आप कर सकते थे, मतलब दोनों ही टर्म्स को आप एक ही साथ लिख सकते थे। बट क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ सारी बातों को ताकि आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हो, तो मैं काफ़ी आराम से आपको समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ताकि अगर एक बच्चा, अगर मान लो आप फिजिक्स में बहुत अच्छे नहीं भी हैं, अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट भी लगती है तो भी आपको मेरी बातें समझने में आसान लगे, है ना, आपको मेरी बातें समझ में आए और फिजिक्स की तरफ आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाओ। और इसीलिए हम बड़े स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपको समझना आसान हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट फेज 2 2016 से है, फेज 2 का ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i कैप प्लस 5j कैप टू 4j कैप प्लस 3k कैप व्हेन अ फोर्स ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। ऑल राइट, देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और इसी तरह का सवाल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब मैंने आप लोग के साथ 2015 तक के PYQs का डिस्कशन किया था। तब मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग को मान लेते इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 मालूम है, फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 मालूम है,
तब उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की, उसे फाइंड करने का फॉर्मूला होता है r2 माइनस r1। अगर आप फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें, तब मिलने वाली क्वांटिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। तो कह रहा है कि जो शुरुआत में पार्टिकल था वो इस पोजीशन पे था और अब इस पोजीशन पे चला आया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ। मैं डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हो वर्क की वैल्यू होती है F डॉट आर, जहाँ पर F हमारा फोर्स होता है एंड R हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो बिना डिस्प्लेसमेंट के तो बात बनेगी नहीं, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो R2 की वैल्यू पुट करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा R2 हो जाएगा क्योंकि मेरी फाइनल पोजिशन है, और ये वाला एक्सप्रेशन मेरा R1 हो जाएगा क्योंकि ये मेरा इनिशियल पोजिशन है ना। सो इनिशियल पोजिशन की पोजिशन वेक्टर R1 है, फाइनल पोजीशन की पोजीशन वेक्टर R2 है ना। सो नाउ R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 0 i कैप, क्योंकि i कैप वाला कोफिशिएंट नहीं था तो मैं 0 i कैप लिख बैठा हूं, प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। ये R2 की वैल्यू हो गई, माइनस अब R1 की वैल्यू लिखते हैं। इट इज माइनस 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 0 k कैप। अब क्योंकि R1 में के वाला कोफिशिएंट 0 है तो मैंने 0 लिख दिया है ना, कोई बात नहीं है। सो नाउ अब अगर देखें तो ये तो 0 i कैप है। अब माइनस इंटू माइनस 2 i कैप विल बिकम प्लस 2 i कैप। यहाँ पर मेरे पास 4 j कैप है और यहाँ पर मेरे पास माइनस इंटू प्लस 5 j कैप हो जाएगा माइनस 5 j कैप। सो प्लस 4 j कैप माइनस 5 j कैप विल बिकम माइनस j कैप। एंड फाइनली ऑब्वियस बात है कि 0 के कैप मेरी जो R1 की कोफिशिएंट है के कैप की वो 0 है, तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास प्लस 3 कैप है, मेरे पास यहाँ पर प्लस 3 के कैप ही बचने वाला है। ऑल राइट, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट R मिल चुकी है। अगेन फोर्स मुझे कितना गिवन है? फोर्स मुझे गिवन है F इक्वल्स टू 4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0 k कैप। अब अगेन क्योंकि यहाँ पर भी वर्क मेरी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से ऑब्टेन होगा, तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं ये मान करके चलूँ कि मेरा फोर्स अगर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप है, एंड डिस्प्लेसमेंट आर को मैं ये मान के चलता हूँ इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो मैं बताना चाहूँगा वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स इंटू एक्स प्लस एफ वाई इंटू वाई प्लस एफ जेड इंटू जेड। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पावर फाइंड करने के लिए फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट किया था। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पर वर्क फाइंड करने के लिए हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर आपको वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन हो, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में गिवन हो, तब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम इसी वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। आपको करना क्या होता है, आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और उन सबका एल्जेब्रिक सम करना है। तो बस ये काम यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 2 है, सो 4 इंटू 2 विल बिकम 8 प्लस, अब बात करते हैं एफ वाई की, सो इट इज 3, एंड अगर मैं वाई की बात करूं तो ये -1 होगा, सो प्लस 3 इंटू -1 विल बिकम -3 प्लस, अब बात करें एफ जेड की, ये 0 है तो 0 इंटू 3 से 0 ही मिलने वाला है, सो 8 - 3 विल बिकम 5 और वर्क की यूनिट जूल होती है, सो डेफिनेटली मैं 5 जूल के साथ आगे बढ़ूंगा। सो 5 जूल, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 से है, एंड क्वेश्चन है कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g constant with a value 10 meter per second square. The work done by the gravitational force and the resistive force of air is, all right, a very important question जो मैं आपको बिल्कुल सिखाना चाहूँगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, अगर हम स्मॉल हाइट की बात करें तब स्मॉल हाइट के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं और इसकी वैल्यू लेते हैं mg। अगर देखें तो यहाँ पर मुझे जो हाइट गिवन है, इस हाइट की वैल्यू 1 किलोमीटर है।
मुझे 1 किलोमीटर की हाइट गिवन है और 1 किलोमीटर अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अर्थ के रेडियस की वैल्यू है 6400 किलोमीटर और इसके कंपैरिजन में क्योंकि 1 किलोमीटर काफ़ी स्मॉल है, तब मैं कह सकता हूँ कि इस 1 किलोमीटर तक फॉल होते होते जो वाटर ड्रॉप पे फोर्स लग रहा होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी और इसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को हम mg से फाइंड करते हैं। हम कहते हैं कि स्मॉल हाइट के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वैल्यू mg होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कांस्टेंट है। अगर बहुत बड़ी हाइट होती, कितनी बड़ी कि आप अर्थ के रेडियस से कंपेयर कर पाते, तब हम डेफिनेटली ग्रेविटेशन के रूल्स के बेसिस पे हम फोर्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। बट स्मॉल हाइट के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं और इसकी वैल्यू लेते हैं mg। तो नाउ m की वैल्यू मुझे 1 ग्राम गिवन है विच इज 10⁻³ किलोग्राम एंड g की वैल्यू मुझे 10 लेने को कहा गया है और इसीलिए यहाँ पर मैं g की जगह में 10 पुट कर देता हूँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो गई 10⁻² न्यूटन। यहाँ तक तो समझना आसान है। अब मुझे फाइंड करने को कहा गया वर्क। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है F.R। अगर एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट करे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे, तब वर्क फाइंड करने के लिए हम F.R फॉर्मूले को यूज करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अब मैं F.R को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ FR cos थीटा। अब अगर मैं रेन ड्रॉप की बात करूं तो जैसे मान लिया जाए यही मेरा वो रेन ड्रॉप है, तो इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ है और डेफिनेटली इसकी फॉलिंग क्योंकि डाउनवर्ड हो रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो डेफिनेटली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है और यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नाउ f की जगह में मेरा आ गया 10⁻² न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 किलोमीटर है विच SI सिस्टम में कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर, है ना। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है, सो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं इट विल बी 10 जूल। सो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होगा वो 10 जूल होगा। तो देखें तो ऑप्शन 3 मुझे करेक्ट दिख ही रहा है, 2 फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मुझको दिख रहा है कि चारों ऑप्शंस में खाली ऑप्शन नंबर 3 में ही हमारे आई का आंसर 10 जूल था, तो यही मेरा करेक्ट आंसर है। बट फिर भी मैं आपको 2 फाइंड करना सिखाना चाहूँगा क्योंकि अगर कोई 2 ऑप्शंस में अगर 10 जूल होता तो आपको सेकेंड का भी आंसर फाइंड करना पड़ता है ना। और इसीलिए आई की तो बात एकदम परफेक्ट है कि 10 जूल का वर्क ग्रेविटी ने किया है, बट हाउ कैन वी फाइंड द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर, ये समझने की जरूरत है। यही तो क्रिटिकल पार्ट है जो हमको समझने की जरूरत है ना। और मैं आपको इसे मल्टीपल वे में सॉल्व करना सिखा सकता हूं। देखिए बात यह है कि आप इस तरह के फॉर्मूले से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अगर बोलेंगे कि मैं F.R के थ्रू आगे बढ़ूं तो बढ़ना चाहें भी तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट होगा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। रीजन बीइंग मुझे रेजिस्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, मुझे F की वैल्यू कहाँ मालूम है। डू आई नो द वैल्यू ऑफ फोर्स और द रेजिस्टिव फोर्स? क्या मुझे रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू कहीं पर गिवन है? क्या कहीं पर भी गिवन नहीं है। और क्योंकि मुझे रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं F.R यूज करके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा बोल करके सोच पाना डिफिकल्ट है। इसके अलावा जो एयर का रेजिस्टिव फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, हमें ये भी नहीं मालूम। हमें ये नहीं मालूम कि जब रेन ड्रॉप फॉल हो रहा था तब उस पर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स किस नेचर का था। अगर मैं जनरल सेंस में कहूँ तो एक लॉ हम सीखते हैं जिसका नाम है स्टोक्स लॉ, और फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग को स्टोक्स लॉ सिखाया जाता है। उस लॉ के हिसाब से जब रेन ड्रॉप मूव करती है हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू तो रेन ड्रॉप की स्पीड जितनी ज़्यादा होती है उस पर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स भी उतना ज़्यादा होता है। तो जब रेन ड्रॉप स्टैटिक था तब उस पर किसी भी तरह का रेजिस्टिव फोर्स नहीं था। क्यों? क्योंकि रेस्ट में रेजिस्टिव फोर्स वहाँ पर एक्ट नहीं करता। बट जैसे जैसे रेन ड्रॉप की स्पीड बढ़ने स्टार्ट होती है, जब रेन ड्रॉप की स्पीड बढ़ती जाती है तो साथ ही साथ उस पर लगने वाला एयर से रेजिस्टिव फोर्स जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है। और क्योंकि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड और वेरिएशन को लेकर के कोई जानकारी नहीं है तो डेफिनेटली F.R के थ्रू आगे बढ़ना रिस्की होगा, डिफिकल्ट होगा, या फिर हमको नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या करें?
तो मैंने आप लोगों को 3 इक्वेशंस बताई थी और मैंने कहा था कि आपको इन 3 इक्वेशंस को किसी भी कीमत पे कभी भूलना नहीं है और आपको याद रख लेना है, और उन्हीं 3 इक्वेशंस में से अगर कोई भी आप एक इक्वेशन यूज करो यहाँ पर तो आपकी बात बन सकती है। तो एक काम करता हूँ, उसमें जो मेरी थर्ड इक्वेशन थी उसी को मैं यूज करता हूँ। और थर्ड इक्वेशन क्या थी आप याद करके बता सकते हैं? थर्ड इक्वेशन थी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैंने आपको कहा था कि एक्सटर्नल फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क का जो सम होता है वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है, और मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को कहते हैं। ये बात ऑलरेडी मैंने आप लोग को सिखाई हुई है और काफ़ी मैंने जोर लगा के कहा था कि आपको इस इक्वेशन को याद करना है, मीन्स कर ही लेना है। अब अगर मैं देखूं तो जो मेरा रेन ड्रॉप फॉल हो रहा है, इस रेन ड्रॉप पे एक तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही और एयर के थ्रू मूव होने के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक रेजिस्टिव फोर्स एफ भी डेवलप हो रहा है जो हमारे एयर ने डेवलप किया हुआ है। बट यहाँ पर देखा जाए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स और है नहीं, और इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क इस क्वेश्चन के लिए 0 है। तो यहाँ पर कौन बचा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बचा जो कि मेरा फ्रिक्शन है। आपको ये बात भी ऑलरेडी मैंने सिखाई है कि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आती है, और इसीलिए मुझे बस इसी को फाइंड करना है। और मैं कैसे फाइंड करूँगा? मैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से फाइंड करूँगा। तो मुझे निकालना है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स है। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स है ना, जो मैं फाइंड करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा ई को मैं लिख सकता हूँ E2 माइनस E1। बस इसी को फाइंड करना है मुझे। E2 को लिख सकता हूँ मैं K2 प्लस U2 माइनस E1 को लिख सकता हूँ K1 प्लस U1। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मुझे बोला है कि जब वो रेन ड्रॉप अर्थ के सरफेस को हिट की तब उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड थी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m की जगह मैं लिखूंगा 10⁻³ किलोग्राम। 1 ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। v की वैल्यू 50 जिसकी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2500 प्लस। जहाँ तक सवाल पोटेंशियल एनर्जी का है तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं पर भी इसकी वैल्यू को 0 असाइन कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज वी डोंट डील विथ द पोटेंशियल एनर्जी, वी डील विथ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात ऑलरेडी आपको मैंने सिखाई हुई है, और मैंने कहा था कि जहाँ पर भी आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 लोगे उसके ऊपर h हाइट में, प्रोवाइडेड कि h स्मॉल हो, h हाइट ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी को लेंगे प्लस mgh, और उस रेफरेंस के नीचे हम लेंगे माइनस mgh। मैंने कहा था आप लोग को कि आप किसी भी रेफरेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 ले सकते हो, उसके ऊपर प्लस mgh, उसके नीचे हम माइनस mgh लेते हैं। तो काम करते हैं, अर्थ की सरफेस पे ही मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेता हूँ। आप अगर जहाँ से जर्नी चालू हुई थी वाटर ड्रॉप की वहाँ पर भी 0 लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी आंसर सेम आना है। अगर आप ग्राउंड पे 0 लोगे तो भी आंसर सेम आना है, डोंट वरी, आपको आंसर हमेशा सेम मिलना है। बट एक बात याद रखना, जहाँ पर भी आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को रेफर कर रहे हो 0, उसके ऊपर प्लस mgh, उसके नीचे माइनस mgh लेना। तो अर्थ में मैं काम करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 ले लेता हूँ, डन, माइनस। अब जहाँ से जर्नी चालू हुई थी तो डेफिनेटली वहाँ पर मेरा रेन ड्रॉप रेस्ट में था, तो 1 किलोमीटर ऊपर से जब गिरना चालू किया तब तो रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और क्योंकि अर्थ के सरफेस पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 लिया है, तो जहाँ से जर्नी चालू हुई थी वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्लस mgh हो जाएगी। अर्थ पे 0 लिया है तो अर्थ के ऊपर प्लस mgh, तो m की वैल्यू अगेन कितनी? 10⁻³ किलोग्राम। g की वैल्यू 10 लेने को कहा है, सो mgh, और हाइट की वैल्यू भी यहाँ पर हमारी 1 किलोमीटर है, दैट इज नथिंग बट 10⁻³ मीटर। सॉल्व करते हैं आंसर, तो देखिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको। सो 10⁻³ इंटू 2500 विल बिकम 2.5, 2.5 अपॉन 2 विल बिकम 1.25 माइनस। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ 10⁻³ एंड 10⁻³ आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, और यहाँ पर बचने वाला है खाली 10। नाउ 1.25 माइनस 10 विल बिकम माइनस
8.75 एंड डेफिनेटली वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है. सो आंसर विल बी -8.75 जूल एंड फॉर दैट रीजन -8.75 जूल करेक्ट आंसर है, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं. तो यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि मैं रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू को ऑब्टेन करूँ, रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू को ऑब्टेन करने के बाद मैं F.R के थ्रू आगे बढ़ूँ, तो प्रैक्टिकली यहाँ पर कर पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको फोर्स के वेरिएशन की भी जानकारी नहीं है, फोर्स के डिस्टेंस के डिपेंडेंस पे भी कोई जानकारी नहीं है, और ना मुझे फोर्स की मैग्नीट्यूड की भी कोई जानकारी है. और इसीलिए हम लोग वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं. I hope this question is perfectly clear to you. Let us move to the next question. Next question NEET 2019 से है. क्वेश्चन कहता है a force F equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1 meter is. ओके, आप बिल्कुल कर सकते हैं. मैंने अब आपको ऑलमोस्ट वो सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, बता दिए हैं, जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में बहुत अच्छा कमांड गेन करने के लिए. और सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फोर्स गिवन है, ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है. पहले तो आप इस सवाल का मुझे जवाब दो. जो आपको फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन में आपको फोर्स एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की नजर आ रही है कि इसकी मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है? तो डेफिनेटली इसका जवाब क्या होगा कि फोर्स क्या है मेरे यहाँ पर, वेरिएबल है. क्यों वेरिएबल है? क्योंकि जैसे जैसे y की वैल्यू बदलती जाएगी f की वैल्यू भी बदलती जाएगी. यहाँ पर फोर्स की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है और कह रहा है कि y की वैल्यू को 0 से लेकर के 1 तक हमको वेरी करना है. तो 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 करते करते जब मैं 1 तक पहुँचूंगा तो अलग अलग पोजिशन के लिए अलग अलग y की वैल्यू है. तो डिफरेंट y की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में f की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर फोर्स मेरा वेरिएबल है. और अब जानते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क करने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F.dr. और यहाँ पर मैं dr को मैं dy लिख देता हूँ. ऐसा क्यों? क्योंकि r से मैंने डिस्प्लेसमेंट, एक जनरल डिस्प्लेसमेंट को शो किया था, और क्योंकि यहाँ पर बॉडी की मूवमेंट y एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है तो dr की जगह में dy आ जाएगा. रिश्ता वही है, सोच नहीं है, बस कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. सो वर्क बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ F.dy, जो बिल्कुल समझा जा सकता है. करेक्ट. नाउ अब इसमें आगे क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ F.dy cos थीटा. अब एक बात बिल्कुल समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लो एक बात, कि अगर जिस क्वांटिटी के साथ आप डील कर रहे हो, फिजिक्स के जिस क्वांटिटी के साथ आप डील कर रहे हो, अगर वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, तब आप वहां पर एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. बट इफ द क्वांटिटी इज अ वेरिएबल वन, अगर वो बदलती जा रही है, तब आप एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व मत करना, तब आप कैलकुलस के थ्रू एक्सप्रेशन को लिखना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना. कैलकुलस का वही एडवांटेज है कि कैलकुलस कहाँ एप्लीकेबल है, कैलकुलस को हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर क्वांटिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है. वेरिएबल क्वांटिटीज के केसेस में एलजेब्रा काम नहीं करता, एलजेब्रा फेल हो जाता है. एंड वेरिएबल क्वांटिटीज के केस में हम हमेशा कैलकुलस को ही फॉलो करते हैं, हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को फॉलो करते हैं. और इतनी बात आपको समझ लेनी चाहिए अच्छे ढंग से, तब जा करके आप फिजिक्स में क्या है ना, हर बार करेक्ट आंसर ऑब्टेन करोगे. तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि मेरा फोर्स वेरिएबल है, मैंने इंटीग्रेशन ऑफ F.dy के थ्रू वर्क निकालने की सोची. अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो मैं F.y भी लिख सकता था, मैं F.r के थ्रू भी आगे बढ़ सकता था, जो समझने की जरूरत है. अब कह रहा है कि जो फोर्स है वो y डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी y एक्सिस के अलोंग करवानी है हमें, तो डेफिनेटली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है. एंड सेम डायरेक्शन होने की वजह से थीटा की जगह में यहाँ पर मैं पुट करूंगा 0 डिग्री, एंड cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है. सो फाइनली ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F.dy. एंड यहाँ पर मैं लिमिट y1 टू y2 भी पुट कर सकता हूँ, बट है ना, इतना तक तो आप समझ सकते हो. मैंने क्या किया, cos थीटा की वैल्यू 1 ले ली, पुटिंग थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और मैंने लोअर लिमिट को y1 ले लिया, अपर लिमिट को y2 ले लिया. बस इसको सॉल्व करना बाकी है. implies दैट w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब f की वैल्यू जो दिया है हमको पुट कर लेना चाहिए. सो इट इज 20 प्लस 10y मल्टीप्लाइड बाई dy फ्रॉम 0 to 1.
y की लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 1 है, तो मैंने लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1 पुट कर दी। सो नाउ अब इसे अलग अलग कर सकते हैं, हमारे रूल है ना, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 20 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10y dy, अगेन लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको अलग कर दो, तो 20 कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, कौन बचेगा dy। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है। dx का इंटीग्रेशन x, तो dy का इंटीग्रेशन y, तो यहाँ पर मैं y लिख दूंगा। y लिखने के बाद हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट, प्लस अब यहाँ पर भी 10 कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं, बचा कौन y dy। y dy के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, तो y dy के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर बाई 2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। मैंने आपको वैसे कई बार फॉर्मूले लिख करके दिया, बट मैं बार बार आपके लिए लिखना चाहूँगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx की वैल्यू होती है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पर y का पावर 1 था, तो अगर मैं यूज करूँ तो y का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होगा। सो y का पावर 1 प्लस 1 होगा, y का पावर 2 और नीचे भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर y स्क्वायर बाई 2 मैंने पुट किया हुआ है, जो समझ सकते हो। अब एक आखिरी स्टेप में क्या करते हैं, हम वेरिएबल की जगह में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। सो नाउ 20 मल्टीप्लाइड बाय, अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, सो y की जगह में 1 पुट करूंगा, फिर माइनस y की जगह में 0 पुट करूंगा, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। प्लस मैं चाहूँ तो 10/2 को 5 लिख सकता हूँ, अलग से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगेन y की जगह में 1 पुट करो, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 0 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0। अब 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू 20 इज 20, 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू 5 इज 5, सो 20 प्लस 5 दैट इक्वल्स टू 25 जूल। और 25 जूल इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। सो आई विल गो विद ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग करता है। उड़ीसा के लिए एक सेपरेट पेपर हुआ था 2019 में, और उसी एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स which x component varies with x in the manner shown. The velocity of the object at the points x equals to 8 meter and x equals to 12 meter would have the respective values of nearly. All right, देखिए एक वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही है, और जो फोर्स का वेरिएशन है उसको समझाने के लिए हमको यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है। मतलब देखा जाए तो 0 से लेकर के x तक फोर्स की वैल्यू 20 थी, फिर 5 से लेकर के 8 मीटर तक फोर्स की वैल्यू 10 है, फिर उसके बाद देखा जाए तो 8 से लेकर के 10 मीटर तक फोर्स की वैल्यू फिर से वेरी की, एंड 10 से लेकर के 12 मीटर तक फिर से हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 10 न्यूटन हो गई। तो इस तरह से फोर्स का यहाँ पर वेरिएशन है। तो कहता है द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट्स x इक्वल्स टू 8 मीटर एंड x इक्वल्स टू 12 मीटर वुड हैव द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ नियरली। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बताना है कि 8 मीटर पे एंड 12 मीटर पे जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और यहाँ पर शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिखने में बड़ा भारी भरकम लगता होगा, बट है नहीं, है ना। और इसको भी सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉ है, मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके सामने रखी, एक बार फिर रखता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की हम बात करते हैं, वर्क एनर्जी पावर में, और थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। और इस थ्योरम में हम क्या सीखते हैं, इस थ्योरम में हम क्या सीखते हैं कि इस थ्योरम में हम सीखते हैं कि अगर एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बॉडी पे कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और उन सभी फोर्सेस ने बॉडी को डिस्प्लेस करने के दौरान कुछ कुछ वर्क किया। हमने क्या किया, हमने उन सभी वर्क की वैल्यूज को ऐड किया एंड फाइंड किया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, देन दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी।
और इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। और जो मैं 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की बात कर रहा था उसमें यही मेरी पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, आपको बिल्कुल ध्यान होगा, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सेकंड हमारी एक्सप्रेशन क्या थी, हमने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन किसे कहा था, हमने कहा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। एंड थर्ड की जस्ट बात मैंने की, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो डेफिनेटली 3 बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बट मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ऐसा इसलिए कि यहां पर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा था, मल्टीपल फोर्सेस नहीं है यहां पर हमें क्या बोला है, देखिए हमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा था। तो यहां पर क्योंकि हमारे सामने एक फोर्स की पर्टिकुलरली बात हो रही है तो ऑल की जगह में मैं उसी फोर्स को ही शामिल कर दूंगा। मतलब ये था कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस हों तो भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कर सकते हैं, अगर अकेला कोई फोर्स हो तो भी हम उसके लिए लॉ को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ वर्क निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया, अगर एक वेरिएबल फोर्स हो तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या था, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। और क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट मेरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है तो मैं डी आर को डी एक्स लिख सकता हूं, ट्रू और नॉट, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क निकालने का फॉर्मूला ये है। और आप ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन जब भी हम किसी क्वांटिटी का करते हैं तब हम फाइंड करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द ग्राफ। तो जो मेरा LHS है इट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना, एरिया अंडर फोर्स displacement graph and this is nothing but equal to change in kinetic energy, जो बिल्कुल समझा जा सकता है ना। आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन से हमें एरिया मिलता है एंड डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप मिलता है ना। तो क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारे एक्सप्रेशन में था तो मुझको समझ जाना चाहिए कि मुझे एरिया फाइंड करना है। अब मुझे बोला था कि 8 मीटर पे क्या वेलोसिटी होगी एंड 12 मीटर पे क्या वेलोसिटी होगी। तो एक काम करते हैं, 0 से लेकर के 8 मीटर तक हम एरिया फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 8, जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। शुरुआत में बोला है सवाल में कि बॉडी रेस्ट में थी और 8 मीटर पे क्या वेलोसिटी होगी। तो एक काम करते हैं, 8 मीटर पे वेलोसिटी या फिर स्पीड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 0 से लेकर के 8 तक का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये पूरे एरिया की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसे मैं 2 पार्ट में कर सकता हूँ, ये मेरा पहला रेक्टेंगल है और ये मेरा सेकंड छोटा वाला रेक्टेंगल है ना। तो इन दोनों ही रेक्टेंगल के एरियाज की वैल्यू फाइंड करके मुझे ऐड कर देना चाहिए। सो नाउ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ 5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 20 है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो 5 इंटू 20 विल बिकम 100 प्लस, अब इस छोटे वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं। सो 5 से लेकर के 8 तक हो जाएगा 3, ये हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 10 है। सो 3 इंटू 10 विल बिकम 30 इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ। नाउ मास हमें कितना गिवन है, तो मास की वैल्यू 500 ग्राम गिवन मीन्स 0.5 kg गिवन है और हम 8 मीटर पे वेलोसिटी की वैल्यू को ऑब्टेन करना चाहते हैं। डन। सो नाउ मास की जगह में आ गया मेरा 0.5 kg, 500 ग्राम इज नथिंग बट 0.5 kg। v की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, सो v स्क्वायर, ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि मोशन की शुरुआत रेस्ट से हुई थी, ऐसा साफ साफ कह रहा है कि शुरुआत में बॉडी रेस्ट में थी तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कितनी थी, 0 थी। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 30 विल बिकम 130 इंटू 2 करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 260 और 0.5 अगर मैं डिवाइड कर दूं तो डेफिनेटली डबल कर देना पड़ेगा 260 का, तो इट विल बिकम 520 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। सो फाइनली v की वैल्यू आ जाएगी √520, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। हमने क्या किया, 100 प्लस 30 विल बिकम्स हाउ मच, इट विल बिकम 130। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, सो 1/2 इंटू 1/2 विल बिकम 1/4। और अगर मैं 130 से
4 मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियसली मुझको कितना मिलने वाला है 520। सो v की वैल्यू √520 आ जाएगी और इसकी वैल्यू नियरली कितने आने वाली आप सोच सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है देखिए आप जानते हैं, देखिए 22 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 484 एंड 23 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 529। तो ऑब्वियस बात है कि 520 484 एंड 529 के बीच में कहीं पे आ रही है, तो ऑब्वियस बात है इसकी वैल्यू जो नियरली है, नियरली अगर मैं नियरली वैल्यू की बात करूं तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मीन्स 23 मीटर 22 मीटर पर सेकंड के आसपास की कोई वैल्यू आनी चाहिए। वैसे भी आंसर मुझे नियरली पूछा गया था जो बिल्कुल समझा जा सकता है। अब बात करते हैं हमको 12 मीटर पे भी, हमको 12 मीटर पे भी वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई है। तो सेकेंड पार्ट के लिए सेम काम हमें करना है, एक बार फिर से हम यही काम करेंगे और अब आपको ऑरिजिन से लेकर के 12 मीटर तक का पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से करते हैं। तो 0 से 8 तक का तो 130 अपने को समझ में आ ही गया, प्लस अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, मुझे एक रेक्टेंगल मिल गया और एक ट्रायंगल मिल गया। तो रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल दोनों के एरिया को अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स तो पॉजिटिव है बट फोर्स नेगेटिव है और इसीलिए मुझको यहाँ पर जो वर्क होगा नेगेटिव लेना पड़ेगा, मीन्स एरिया को भी मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो नाउ ये पॉइंट पे हमारा x कोऑर्डिनेट 8 है और इस पॉइंट पे हमारा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 10 है। तो ये जो लेंथ आप देख रही हैं 2 हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी हो गई 20। तो ऑब्वियस बात है दिस लेंथ इज 20, दिस लेंथ इज 2, सो 20 इंटू 2 विल बिकम 40 एंड नेगेटिव एरिया के लिए -40 माइनस। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल के लिए हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस की वैल्यू अगेन कितनी हो गई 2 हो गई। एंड अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पर मेरा -20 दिया है, यहाँ पर मुझे -25 दिया है, तो हाइट की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी एंड नेगेटिव ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो ठीक है, तो हमारे 10 तक की बात बन गई। अब मुझको 10 से लेकर 12 तक कंटिन्यू करना है। तो ये लेंथ मेरी 2 हो गई और ये वाली जो हाइट आप देख रहे हैं इस हाइट की वैल्यू 10 है, सो 10 इंटू 2 विल बिकम 20, सो +20 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो अगेन हाफ m की जगह में 0.5 v स्क्वायर निकालना चाहते हैं। ऑरिजिन में हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 थी। क्योंकि काम मैंने दोबारा किया, 2 सवाल थे यहाँ पर, तो मैं अगेन लिख देता हूँ। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 130। अब देखेंगे तो यहाँ पर 2 and 2 आपस में कैंसिल, तो -40 -5 विल बिकम -45। सो 130 -45 प्लस 20 इक्वल्स टू, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4v स्क्वायर implies that। तो अब देखिए -45 प्लस 20 विल बिकम -25, 130 -25 इज 105 और 105 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझको मिलने वाला है 420, जो v स्क्वायर की वैल्यू है। तो v की वैल्यू के लिए मुझे रूट करना पड़ेगा, implies that v इक्वल्स टू। अब आपको देखना पड़ेगा कि 420 का जो रूट है वो किसके आसपास आना चाहिए। तो देखिए आपको जैसे कि मालूम है कि 20 के स्क्वायर की वैल्यू 400 होती है और 21 के स्क्वायर की वैल्यू 441 होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी जो वैल्यू है 20 एंड 20 के 1 की कोई ना कोई बीच की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 21 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ, मुझे नियरली वैल्यू बतानी थी। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता था कि ये जो वैल्यू है ये 22 से लेकर के 23 के बीच में कहीं ना कहीं वेरी कर रही थी। मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ क्योंकि ऑप्शन मेरे पिछले वाले पेज में है तो मुझे मालूम नहीं। सो 22 से लेकर 23 के बीच में कोई वैल्यू आनी चाहिए और यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी 20 से तो ज़्यादा ही आएगी, है ना। सो ठीक है, 20 के बीच, मतलब 20 से लेकर के 21 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू दी जानी चाहिए, इसी रेंज में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो चेक कर लेते हैं 22 से 23, 20 से 21। तो ऑब्वियस बात है आप ऑप्शन 3 के साथ ही जाएंगे, आप ऑप्शन 3 के साथ ही बिल्कुल जाएंगे। 23 मीटर पर सेकेंड एंड 20.6 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियस बात है 20 एंड 21 के बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए। सो ऑप्शन 3 इज द परफेक्ट आंसर, जो कि गिवन भी है। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से है, वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional forces are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? एक आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 60 मीटर की हाइट से हमने पानी को फॉल कराया और वो पानी किस पे फॉल हुआ, टरबाइन पे फॉल हुआ। तो टरबाइन के घूमने से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसकी भी वर्किंग ठीक इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड। हम क्या करते हैं कि पानी को हम स्टोर करते हैं, डैम बना करके पानी को स्टोर करके फिर पानी को टरबाइन पे फॉल कराते हैं। जब पानी टरबाइन पे फॉल होती है तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन के घूमने से फिर हम जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और इस तरीके से हमारा हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया करते हैं। तो कह रहा है कि 60 मीटर की हाइट से हम हर सेकेंड 15 kg वाटर को फॉल करा रहे हैं, बट वहाँ पर 10% एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। तो बताना है कि जो टरबाइन है उसने कितना पावर जनरेट किया होगा। तो देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वर्क एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जैसे मान लेते कि आपके पास कुछ पैसे हैं, मान लेते आपके पास 1000 रुपये हैं। अब आप चाहते हैं कि उस 1000 रुपये का आप यूज करके आप कपड़े खरीदना चाहते हो, मान लेते हैं ना। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप शॉपिंग करेंगे तो जो आपके पास 1000 रुपये थे उस वर्थ का आपको कपड़ा मिल जाएगा। या फिर अगर आप कुछ खाना खाना चाह रहे होते और आपने अगर 1000 रुपये खर्च किए तो डेफिनेटली आप जब किसी भी होटल में जाकर के जब आपने खाना खाया तो डेफिनेटली वहाँ पर आपने 1000 रुपये पे करके उस 1000 रुपये के वर्थ का आपने खाना खा लिया। तो जो शॉपिंग है जो हम करते हैं ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम मनी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे में जो वर्क है वो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए, जो मेरा वाटर था वो पहले कुछ हाइट में था, तो उस वाटर के पास थी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जहाँ पर मेरा टरबाइन है तो टरबाइन के कंपैरिजन में जहाँ से हम पानी को फॉल करा रहे हैं उसकी हाइट 60 मीटर है, तो ऑब्वियस बात है टरबाइन के लेवल से, क्योंकि वाटर का लेवल ऊपर था तो वाटर के पास वहाँ पर था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उससे क्या हुआ, फिर पानी नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, ग्रेविटी उसमें एक्ट की, ग्रेविटी के एक्शन से उस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ, उस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को घुमाएगी, तो टरबाइन के घूमने से फिर टरबाइन के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट होगा और इसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फाइनल कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू हम वर्क करते हैं एंड वर्क के थ्रू हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते करते चलते हैं। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी हमारी वाटर के पास है उसी पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में होने वाला है बाय द टरबाइन, बट वहाँ पर 10% का हमें लॉस को काउंट करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमको यहाँ पर वाटर की एनर्जी का ही फाइनल कन्वर्जन करना है, तो काम करते हैं वाटर की एनर्जी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ पर मेरा टरबाइन है उस लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 रेफर कर सकते हो, 0 मान सकते हो। उसके ऊपर प्लस mgh लेना, उसके नीचे माइनस mgh लेना। तो मैंने क्या सोचा है कि टरबाइन के लेवल पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेता हूँ। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वाटर के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो डेफिनेटली U की वैल्यू हो जाएगी mgh। परफेक्ट बात है ना। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक मैं ड्राइंग बना देता हूँ, एक ड्राइंग बनाता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। और इस तरीके से यहाँ पर पानी फॉल हो रहा है, किस पे, टरबाइन पे। तो टरबाइन क्या होने लगेगी, यहाँ पर रोटेट होने लगेगी। तो हमने क्या किया है, टरबाइन के लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं। जिस लेवल पे मेरा टरबाइन है उस लेवल पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेता हूँ। और पानी कहाँ से फॉल हो रहा है, 60 मीटर की हाइट से फॉल हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ तो पानी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, इट मस्ट बी mgh, येस और नो। अब ये मेरी इनपुट एनर्जी, इतनी एनर्जी पानी के पास थी, बट इसका 10% क्या हो गया, लॉस हो गया।
अब क्योंकि 10% लॉस हो चुका है तो मेरा जो आउटपुट एनर्जी होगा, जो एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने वाला है, वो डेफिनेटली इस एनर्जी का 10% माइनस करने के बाद ही मुझे मिलने वाला है। तो मैं काम करता हूँ आउटपुट एनर्जी को, जो मेरी फाइनल एनर्जी काम करता हूँ, मैं फाइनल एनर्जी लिख देता हूँ। जो फाइनल एनर्जी मेरी होगी, जो मुझे मिलने वाली है, क्या कह रहा है, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। तो हम ये देख लेते हैं कितनी एनर्जी टर्बाइन हमारी जनरेट करेगा। सो फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 90% ऑफ दिस वैल्यू। वाई 90%? 10% लॉस हुआ है तो बचा कितना परसेंट, 90%। एंड 90% को मैं लिखूंगा 90/100 मल्टीप्लाइड बाय mgh। अब क्योंकि यहां पर मुझे पावर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, या फिर इसे मैं एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा, वर्क एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जितना वर्क होता है उतनी अमाउंट का एनर्जी का कन्वर्जन भी होता है। तो इसलिए हम पावर की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए वर्क की जगह में एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 0.9, 90/100 को मैं 0.9 लिख सकता हूँ, mgh, एंड टाइम को मैं t से शो कर देता हूँ। आ गया आंसर। तो 0.9 मेरी वैल्यू रहेगी वैसी की वैसी। अब मुझको यहाँ पर मास पर यूनिट टाइम गिवन था, और आप देखो मेरे पास यहाँ पर m/t की भी जो वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट है। मुझे अलग से टाइम गिवन नहीं है, मुझे टाइम की अलग से वैल्यू बताई गई नहीं है, बट मुझे ये मालूम है कि हर सेकेंड कितना पानी गिर रहा है। तो m/t की मैं वैल्यू डायरेक्टली कितनी पुट कर सकता हूँ, 15 पुट कर सकता हूँ। g की वैल्यू मुझे 10 लेने को कहा गया है, एंड हाइट हम जानते हैं 60 मीटर है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देख लेते हैं। सो 0.9 इंटू 10 विल बिकम 9, 9 इंटू 15 करूँगा तो ये 135 हो जाएगा। अब मुझे इसको बस 60 से मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ 6 5 जा 30, कैरी इज 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, कैरी इज 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 इज 8, और ये जीरो अलग से मेरा लगेगा। सो इतना वॉट का डेफिनेटली वहाँ पर पावर जनरेशन होगा, और इसे मैं 8.1 किलो वॉट भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट 8.1 किलो वॉट, एंड फॉर दैट रीजन ओनली आई विल गो विथ ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से है। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s from the surface of the earth at a certain height. Its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively. All right, देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटिल कॉन्सेप्चुअल है। रीजन बीइंग कि इस तरह के क्वेश्चन को मैथमेटिकली अप्रोच करना भी अपने आप में एक ट्रिक है जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। कह रहा है कि एक बॉडी को हमने एस हाइट से रिलीज किया, तो मान लेते ये हमारी अर्थ है, और एक बॉडी को हमने, एक पार्टिकल को हमने एस हाइट से रिलीज किया। तो जैसी बॉडी नीचे आना स्टार्ट हुई तो डेफिनेटली अर्थ के सरफेस के पास आते आते इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। बॉडी जितना अर्थ के पास आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती है, और जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा ठीक उतनी वैल्यू का बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के एक्शन में मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। अगर किसी सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क हो, जो कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलती, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो अगर सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट है तो काइनेटिक में इंक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल में इंक्रीमेंट है तो काइनेटिक में डिक्रीमेंट होगा, सच दैट कि उन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। और क्योंकि यहाँ पर जो मेरी पार्टिकल है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, मैं कह सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैं क्या कह सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मतलब ये है कि बॉडी नीचे आती जाएगी,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता चला जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट से क्योंकि हमने बॉडी को या पार्टिकल को रिलीज किया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैकेनिकल एनर्जी मेरी ई है, इसकी वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पे जितनी है पूरी जर्नी के हर पॉइंट पे भी उतनी ही होगी। एंड अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को रेफर करूँ तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को मैं लिख लूँगा 0। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर मैं अर्थ के सरफेस पे 0 मान करके चलूँ, मैं अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 रेफर कर रहा हूँ मेरी कन्वीनियंस के लिए, तो डेफिनेटली टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी mgs एंड डेफिनेटली मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mgs हो जाएगी। तो इतनी ही मैकेनिकल एनर्जी इस पार्टिकल के पास हर एक पॉइंट पे होगी, ये तय है। अब कह रहा है कि एक सर्टेन हाइट पे, है ना, तो मान लेते बॉडी किसी मूवमेंट पे यहां पर पहुंची और इस हाइट को मैं फिलहाल के लिए h मान लेता हूं। सो कहता है कि एक सर्टेन हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कितना है, 3 टाइम्स है। मतलब कह रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, न्यू पोजीशन पे अगर मैं कहूं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, इट इज 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कह रहा है। तो हमको इस हाइट की वैल्यू भी बतानी है और यहाँ पर स्पीड की वैल्यू भी बतानी है। बट जैसे कि मैं कहा, या मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस न्यू पॉइंट के लिए और एक सिंप्लिसिटी के लिए मैं काम करता हूँ, इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं बी रख देता हूँ, मुझे समझाना आसान होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट बी के लिए। तो पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल का 3 टाइम्स है, बट काइनेटिक एंड पोटेंशियल के सम की वैल्यू अभी भी कितनी होनी चाहिए, अभी भी mgs होनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। अब अगर मैं k की वैल्यू 3u पुट कर दूं तो 3u प्लस u, मैं k की जगह में 3u डाल रहा हूं, सो 3u प्लस u विल बिकम 4u विच इज इक्वल टू mgs। सो फाइनली u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी mgs अपॉन 4। बट क्योंकि न्यू हाइट को मैंने h माना है, तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी को मुझे mgh लिखना चाहिए विच इज इक्वल टू mgs अपॉन 4। दोनों साइड से अगर मैं mg को कैंसिल कर दूं, फाइनली h की वैल्यू s/4 होनी चाहिए। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि s/4 हाइट में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल का 3 टाइम्स होगी, तो s/4 तो मेरा आंसर आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों में कोई भी करेक्ट हो सकता है, ये समझने वाली बात है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो इस पॉइंट बी पे अगर मैं स्पीड को v मान लूं, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ mv² विच इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। एंड मैंने बिल्कुल कहा यहाँ पर कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी mgs/4, क्योंकि इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है mgh एंड h की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज s/4। सो mgs/4 इस पॉइंट की मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका 3 टाइम्स मेरी काइनेटिक एनर्जी है, और v स्पीड को अगर मैं रेफर करूं या स्पीड को मैं v मान के चलूं तो काइनेटिक की वैल्यू हाफ mv² हो जाएगी। सो ऑब्वियसली m एंड m को मैं कैंसिल कर सकता हूं, 2 को भी कैंसिल कर सकता हूं 4 के साथ यहाँ पर। तो फाइनली v की जो वैल्यू आने वाली है, इट विल बी √3gs/2। तो डेफिनेटली v की वैल्यू √3gs/2 होनी चाहिए। तो मुझे परफेक्टली ऑप्शन 1 नजर आ रहा है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए, और ये है भी। और इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये सवाल परफेक्टली क्लियर हुआ होगा। तो बिल्कुल आप इस ढंग से आप सारी बातों को समझिए, सीखिए, है ना। कॉन्सेप्चुअली आपको साउंड होना होगा, तब जाकर के आप कॉन्फिडेंटली इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से है। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर ईच। देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रांसमीटर वर्ड है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे आसान सवाल है, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, है ना। नीट में इस तरह के क्वेश्चन का आना मतलब एक विन विन सिचुएशन की बात है। और मैं आपको बताना, ये आपको मालूम ही है कि जो पावर होती है वो क्या होती है, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। देखिए आप पावर को वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। वर्क की यूनिट भी जूल होती है,
एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, क्योंकि एनर्जी वो क्वांटिटी है जिससे हम वर्क करते हैं, और जब हम वर्क करते हैं तब हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब मैं कहना इतना चाहता हूँ कि आप वर्क एंड एनर्जी को सेपरेट नहीं कर सकते, वो मोर और लेस सेम तरह की क्वांटिटी होंगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मनी को शॉपिंग से कभी अलग कर सकते हो क्या? आप मनी के साथ हमेशा शॉपिंग को एसोसिएट करेंगे एंड शॉपिंग के साथ हमेशा मनी को एसोसिएट करेंगे। ठीक उसी ढंग से एनर्जी एंड वर्क हमेशा साथ में एसोसिएटेड होते हैं। जब आप वर्क करना चाह रहे होते हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी इज ए क्वांटिटी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। क्यों? क्योंकि वर्क जब आप करेंगे तब उस एनर्जी को ही आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, तो इसीलिए वर्क बाय टाइम कह दो, एनर्जी बाय टाइम कह दो, बात बराबर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर मेरे जितने भी ऑप्शंस हैं वहाँ पर मुझको एनर्जी जो पूछी गई है वो जूल में गिवन है। मतलब जूल में पूछी गई एसआई सिस्टम में मुझे एनर्जी को फाइंड करना है। मुझे यहाँ पर एनर्जी का जो वैल्यू है एसआई सिस्टम में बताना है, तो इसीलिए मुझको यहाँ पर पावर एंड टाइम को भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सो फाइनली एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी देख लेते हैं। सो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, तो पावर की वैल्यू 100 किलो वॉट है, तो किलो की वैल्यू होगी 10⁻3, वॉट मेरा पावर की एसआई यूनिट है। अब मुझे टाइम को मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम मेरा 1 आवर है, और हम जानते हैं टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। सो 1 आवर इज 3600 सेकेंड। सो वॉट इंटू सेकेंड विल बिकम जूल, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। सो इट इज फाइनली 3.6 इंटू 10 टू द पावर, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो मतलब 10 टू द पावर 3 यहाँ पर है, 3 + 3 6 + 2 8। सो फाइनल आंसर विल बी 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? मेरा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। इसे मैं 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊँगा, विच इज द परफेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg lift plus passengers is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor, the minimum power delivered by the motor to the lift in watts is. All right, देखिए क्वेश्चन है तो आसान, बट अगेन आपको यहाँ पर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना आना चाहिए। जनरली होता ये है कि फिजिक्स में ना जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई सवाल एक पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक से बिलोंग करता हो। अदरवाइज क्या होता है जनरली कि जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो मोर देन वन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, मोर देन वन चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, और इसीलिए आपको मल्टीपल चैप्टर्स में कमांड होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज आपको फोकस करने की जरूरत है कि लिफ्ट जो ऊपर जा रही है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है। तो अगर डायरेक्शन फिक्स है ऊपर की तरफ, स्पीड फिक्स है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब लिफ्ट की मूवमेंट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रही है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। नेट फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो लिफ्ट पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपके लिए लिफ्ट बनाता हूँ। जैसे ये लिफ्ट है हमारी, तो इस लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए केबल लगी होगी, और केबल ने मान लो F अमाउंट का फोर्स लगा करके उसको ऊपर की तरफ खींचना चालू किया। तो ऑब्वियस बात है कि केबल एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी नहीं तो लिफ्ट ऊपर जाएगी कैसे? तो केबल एक अपवर्ड फोर्स लगा तो रही है, बट कह रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ओपोज कर रहा है मोशन को विद अ वैल्यू ऑफ 3000 न्यूटन। तो जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू 3000 न्यूटन है। परफेक्ट बात है। साथ ही साथ यहां पर मुझको लिफ्ट का मास भी गिवन है, कितना? 2000 kg। तो डेफिनेटली अगर लिफ्ट का मास 2000 kg है तो क्या लिफ्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी? भैया आप कुछ भी कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप पे लगनी ही लगनी है। तो 2000 kg की लिफ्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसकी वैल्यू mg हो जाएगी। g की वैल्यू 10 लेने को कहा है, तो डेफिनेटली 20,000 न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रही है। द लिफ्ट इज एक्सपीरियंसिंग
अ फोर्स ऑफ 20,000 न्यूटन अप्लाइड बाय द अर्थ, अर्थ जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 20,000 न्यूटन की वैल्यू की है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 20,000 न्यूटन है, और 3,000 न्यूटन का कौन है, 3,000 न्यूटन का हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। बट क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू होगी 3,000 प्लस 20,000, दैट बिकम्स 23,000। तो अगर 23,000 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड में एक्ट कर रही है तो अपवर्ड में लगने वाला फोर्स एफ भी 23,000 होना चाहिए, तभी जाकर के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस मिलके क्या होंगे, कैंसिल होंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो होगी और फाइनली वेलोसिटी कांस्टेंट हो पाएगी। तो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि केबल से लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है, जो केबल ने फोर्स एफ लगाया, इट हैज टू बी इक्वल टू 3,000 प्लस 20,000, दैट इक्वल्स टू 23,000 न्यूटन, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। और यहाँ तक कि इस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए मैंने न्यूटन्स लॉ की हेल्प ली। न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है हमारी 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखा जाए तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है जो मोटर ने लगाया है। एक्चुअली मोटर क्या करता है, केबल को खींचता है ना, तो केबल से जनरेट होने वाला फोर्स अपवर्ड है और लिफ्ट की मूवमेंट भी अपवर्ड है। तो देखा जाए तो फोर्स का डायरेक्शन भी अपवर्ड है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तो हमको पूछा था कि उस मोटर ने कितना पावर डिलीवर किया होगा, तो ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं कि पावर की वैल्यू किसी मूवमेंट पे या किसी इंस्टेंट पे लगने वाली पावर की वैल्यू एफ डॉट वी होती है, जिसे मैं लिख सकता हूँ एफ वी कॉस थीटा, और इस सिचुएशन के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी। सो एफ की वैल्यू होगी 23,000 एंड वी की वैल्यू होगी 1.5। सो 15 3 जा इज 45, कैरी इज 4, 15 2 जा 30 प्लस 4 इज 34। डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो को कैंसिल कर देता हूँ, तो दो जीरो यहाँ पर और बच जाएंगे, और इतना वॉट मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। सो आई विल गो विथ 34,500 वॉट। ऑप्शन फोर्थ के साथ जाना चाहूँगा, जो कि एकदम सही आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो जनरली हम क्या गलती करते हैं ना, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरलुक कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि नीचे 3,000 है तो ऊपर भी 3,000 होगा, और हम गलती कर बैठते हैं कि हम 20,000 न्यूटन को नेग्लेक्ट, मतलब हम उसको भूल जाते हैं, उसको हम शामिल करना भूल जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अर्थ के सरफेस पे जितने भी फेनोमेना होंगे वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कभी भी वहाँ पर आप मतलब भूल नहीं सकते, आपको शामिल करना ही पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपको शामिल करते हुए ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है। क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग when stretched by 2 centimeter each u, if the spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it will be। ऑल राइट, क्वेश्चन कहता है कि एक स्प्रिंग है जिसको 2 सेंटीमीटर हमने जब स्ट्रेच किया तब उसके पास स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू u थी। तो अगर कहते हैं इफ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, तो अगर 8 सेंटीमीटर उसको हम इलोंगेट करते तो कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, स्प्रिंग के केस में हम स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। मैं बात लिख देता हूं, एट नेचुरल लेंथ द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। लेकिन अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को चेंज कर देते हैं, या तो आप खींच के लंबा कर दो या फिर कंप्रेस करके छोटा कर दो, अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को बदलते हो फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तब उसमें एनर्जी का स्टोरेज होता है और उसी एनर्जी को हम कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं व्हेन लेंथ इज चेंज्ड बाय अ वैल्यू x, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है ½ kx²। और मैं एक बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि x स्प्रिंग की लेंथ नहीं होती,
एक्स स्प्रिंग के लेंथ में आने वाला चेंज होता है, यहां पर बात साफ साफ लिखी है, एक्स इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और कहां से, फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ये बात लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आपने स्प्रिंग को पहले कुछ ऑलरेडी इलोंगेट किया था, मान लेते हैं आपने स्प्रिंग को पहले कुछ खींच के रखा था, अब आपने और खींच दिया, तो मान लेते कि पहले आपने x लेंथ खींच करके रखा था, आपने और y लेंथ खींच दिया, तो अब जो हमारी स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो x प्लस वाई लेंथ के चेंज के बेसिस पे आएगी, खाली y मत ले लेना, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो, है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपने नेचुरल लेंथ से पहले लेंथ x ऑलरेडी चेंज किया था, अब आपने फर्दर और y लेंथ चेंज किया, तो जब आपको न्यू पोटेंशियल एनर्जी की बात पूछी जाएगी तब उस केस में आपका जो बाद वाला इलोंगेशन है उससे हमको मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि नेचुरल लेंथ से अब मेरी स्प्रिंग की लेंथ क्या हो चुकी है या कितना बदल चुकी है ना। तो अब आपको x प्लस वाई दोनों लेकर के फिर आपको न्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करना होगा, और इसीलिए x की वैल्यू हमेशा हम कहाँ से लेंगे, हम हमेशा नेचुरल लेंथ से लेंगे। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए। सो नाउ अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं के मान के चलता हूं, तो जो डेटा मेरे पास गिवन है उसके हिसाब से यू की वैल्यू हो जाएगी हाफ के इंटू 2 स्क्वायर। अब कहता है इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये नहीं बोला है कि 2 के बाद फर्दर 8 हुआ था क्या करके, तो मुझको जो सवाल में समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी नेचुरल लेंथ से जो फाइनल इलोंगेशन है वो 8 सेंटीमीटर है, तब उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको मैं यू डैश अगर मान लूँ, इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू, मुझे यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देना चाहिए। परफेक्ट बात है। सो नाउ लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1 और इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो कुछ नहीं, आप डिवाइड कर दोगे तो भी काफ़ी इजीली आंसर आ जाना है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो मुझे LHS में मिलेगा u डैश अपॉन u। LHS का LHS से डिवीजन हो गया, k बाई टू कैंसिल हो गए, 8 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64, 2 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। सो फाइनली u डैश की वैल्यू आने वाली है 64 अपॉन 4, इट इक्वल्स टू 16 एंड ये u मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली जो मेरा आंसर आ रहा है इट इज 16u। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी 16u। ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। बट एक बात ध्यान रखना, अगर ये कहता सवाल में कि 2 सेंटीमीटर खींचने के बाद फर्दर और 8 सेंटीमीटर खींचा गया, अगर ऐसा कहा गया होता, अगर ये बोला गया होता कि 2 सेंटीमीटर लेंथ हमने चेंज की, फर्दर और हमने क्या किया 8 सेंटीमीटर लेंथ को चेंज कर दिया, तब जब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखोगे ना, तो यहाँ पर आपको 10 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 पहले खींचा था और 8 सेंटीमीटर खींचा हमने, तो नेचुरल लेंथ से कितना लेंथ बदल गई हमारी, 2 + 8 दैट इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर मैं 10 लेता, बट क्योंकि यहाँ पर हमको ऐसा नहीं बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर के बाद फर्दर हमने 8 सेंटीमीटर और पुल किया था, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जो 8 सेंटीमीटर है वो फाइनल नेचुरल लेंथ से ही हमारा आया हुआ एलोंगेशन है, और इसलिए यहाँ पर मैंने फाइनल चेंज इन लेंथ को 8 लिया हुआ है, और उस बेसिस पे मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर से है। अ पार्टिकल मूव्स विथ अ वेलोसिटी 5i कैप -3j कैप + 6k कैप मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स 10i कैप + 10j कैप + 20k कैप न्यूटन। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द पार्टिकल इज। और मैं समझता हूँ कि इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता। इंस्टेंटेनियस पावर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है F.V, और अगर आपको फोर्स एंड वेलोसिटी कंपोनेंट के फॉर्म्स में गिवन हो तब डेफिनेटली पावर निकालने का फॉर्मूला होगा Fx/Vx + Fy/Vy + Fz/Vz। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। आपको आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है फोर्स एंड वेलोसिटी के, अगेन जे कैप के भी और के कैप के भी, और सबका एल्जेब्रिक सम करना है। तो बस कर लेते हैं। तो देखा जाए तो Fx की वैल्यू हमारी 10 है एंड Vx की वैल्यू 5 है, सो 10 × 5 दैट इक्वल्स टू 50 प्लस Fy की वैल्यू है 10 एंड Vy की वैल्यू है -3, सो 10 × -3 इज -30 प्लस
एफ जेड की वैल्यू 20 है एंड वी जेड की वैल्यू 6 है, 20 इंटू 6 इज 120. सो फाइनली देखा जाए 50 माइनस 30 इज 20, 20 प्लस 120 इज 140. सो 140 वॉट, 140 वॉट इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा एंड ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से है. एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, the displacement of any particle is given by 2t minus 1 under the influence of force of 5 Newton. The value of instantaneous power is, again हमें instantaneous power पूछा गया है और हम जानते हैं कि instantaneous power को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, F डॉट V है, जिसे मैं लिख सकता हूं एफ वी कॉस थीटा. ट्रू. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं. एक तो फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए आपको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए. और एक और फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था ए डॉट बी इक्वल्स टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, जहाँ पर x1 y1 z1 मेरे वेक्टर ए की x y एंड z कंपोनेंट है एंड x2 y2 z2 हमारी वेक्टर b की x y एंड z कंपोनेंट्स है. तो डेफिनेटली हम दो फॉर्मूले की बात करते हैं. तो यहाँ पर क्योंकि मुझको फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल सकूंगा, देखते हैं है ना, हम करके दिखा रहे हैं आपको, और थीटा के साथ भी हम डील कर सकते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पर पावर फाइंड करने के लिए हम एफ डॉट वी इक्वल्स टू एफ वी कॉस थीटा के फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं. तो फोर्स की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोर्स तो मुझे गिवन है, बट यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम है. मुझे क्या मालूम है, मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम है, बट रिक्वायरमेंट किसकी है, मुझे रिक्वायरमेंट वेलोसिटी की है. और हम अच्छे से जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है. ट्रू और नॉट. आप अच्छे से सीखते हो दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं डिस्प्लेसमेंट जो मेरा है 2t माइनस 1 उसे मैं x मान लेता हूँ एंड फाइनली मेरी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x एंड डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है 2t माइनस 1 है. तो मुझे 2t माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करना है वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो 2t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर होगा, t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1. सो 2 इंटू 1 इज 2 एंड माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा. सो ऑब्वियस बात है कि जो मेरी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है. अब मैं पावर की वैल्यू को फाइंड करने की पोजीशन पे हूँ. तो डेफिनेटली f की वैल्यू मुझे 5 गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू 2 आ रही है, और जहाँ तक एंगल का सवाल है तो क्योंकि यहाँ पर बोला है द पार्टिकल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, तो मैं ऑब्वियसली यही मान करके चलूँगा कि फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है. देखिए अगर आपको अलग से न बोले ना कि फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है करके, तब आप डेफिनेटली इनहेरेंटली फोर्स एंड वेलोसिटी के डायरेक्शन को सेम मानना, और तब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री. सो cos 0 1 हो गया, 5 इंटू 2 विल बिकम 10 एंड यूनिट हमारी वॉट होती है. सो ऑब्वियस बात है 10 वॉट. ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 से है. आपको शायद पता हो कि 2024 में पेपर लीक हुआ था, तो कुछ 5-6 सेंटर्स में ऑल इंडिया में एक बार और पेपर कंडक्ट करवाया गया था और ये सवाल उसी पेपर में आया था. क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन विथ काइनेटिक एनर्जी 10 जूल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू x इक्वल्स टू 3 i कैप मीटर बाय द फोर्स F इक्वल्स टू -2 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन. The kinetic energy of the object at the end of the displacement x is. देखिए इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं. मैंने आपको सारी बातें सिखा दी हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं. अब ये सवाल आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए. फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, और आप बिल्कुल ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम है, आपको फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है. तो डेफिनेटली यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की ही हेल्प लेने वाले हैं. डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करना होगा. एंड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि एक बॉडी पे वर्क करने वाले सारे फोर्सेस, एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं
उन सभी फोर्सेस से होने वाले वर्क का सम जो टोटल वर्क डन है दैट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कि एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उन सभी के वर्क का सम और टोटल वर्क डन, आप ऐसा कह सकते हैं टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको मूव करवाने के लिए जो पार्टिसिपेटिंग फोर्स है F, उसके एक्शन में डिस्प्लेसमेंट x आ गया, तो डेफिनेटली मैं वर्क निकाल सकता हूँ। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूरत है ही है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर -2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन है, तो एक कांस्टेंट फोर्स है। एंड कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज F.R विच इज इक्वल टू K2 - K1। अब क्योंकि मुझे फोर्स कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी मुझे कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर वर्क निकालने के लिए भी मैं कंपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज करूँगा, जिसके हिसाब से वर्क की वैल्यू हो जाएगी Fx इंटू एक्स प्लस Fy इंटू वाई प्लस Fz इंटू जेड दैट इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 10 गिवन है, जो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Fx, Fy, Fz हमारी फोर्स की x, y एंड z कंपोनेंट है, x, y एंड z हमारी डिस्प्लेसमेंट की x, y एंड z कंपोनेंट है। बट क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हॉरिजॉन्टली हुआ था, x एक्सिस के अलोंग हुआ था, तो y एंड z की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर Fx की जगह में मैं लिख दूंगा -2 एंड डिस्प्लेसमेंट x की जगह में लिख दूंगा 3। अदर टर्म्स की बात करें तो उनकी वैल्यू 0 हो गई। K2 बताना चाहते हैं, -10 हमारे इक्वेशन का पार्ट है। सो -2 इंटू 3 विल बिकम -6। K2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए -10 को LHS में लेंगे, सो -10 LHS में आके +10 होगा, +10 - 6 इज 4। सो फाइनली K2 की वैल्यू आ जाएगी 4 जूल। एंड ऑब्वियसली इस केस में जो हमारी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल काइनेटिक होगी वो 4 जूल होनी चाहिए। आई विल गो विथ ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 से ही है एंड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर above the ground. After striking the ground, it loses 50% of its kinetic energy. The height up to which the object can rebound from the ground is. देखिए एक इजी क्वेश्चन है, एक इजी सवाल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप काफ़ी समय ले लो। देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम काफ़ी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, बट कभी कभी हो सकता है कि आप इक्वेशन के माया जाल में फंस जाओ, मतलब आप इक्वेशन पे इक्वेशन लिख रहे हो और आपको सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाए, और इसीलिए आपको इस सवाल का जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए मैंने आपको एक बात बोली थी दैट अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैंने आपको क्या बोला था? अंडर the action of conservative forces only, conservative forces only मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये बात आपको मैंने सिखाई थी। अब सुनना ध्यान से, जैसे ये मेरा ग्राउंड है, हमने क्या किया 10 मीटर की हाइट से, है ना, 10 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया और इस पोजीशन को मैं ए मान लेता हूं। तो ए से लेकर के ग्राउंड तक आते आते डेफिनेटली यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है बॉडी पे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स के कैटेगरी में आता है। इसका ये मतलब है कि ए से लेकर के ग्राउंड तक लौटते तक या ए से लेकर ग्राउंड तक आते तक उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। इसका ये मतलब है कि अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा तो काइनेटिक में इंक्रीमेंट होगा, और जितना पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा उतना ही काइनेटिक में इंक्रीमेंट होगा। एंड जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि हम हमारे सुविधा के हिसाब से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 रेफर कर सकते हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए काम करता हूँ, मैं ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेता हूँ। इसका ये मतलब है कि पॉइंट ए पे जो हमारी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मुझे mgh से मिल जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रेफर करते हैं उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में mgh का इंक्रीमेंट होता है,
और उसके नीचे mgh अमाउंट में डिक्रीमेंट होता है, तो ऑब्वियस बात है कि मुझे पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी mgh, है ना। अब जब बॉडी ए से मूव करके ग्राउंड की तरफ आएगी तो ऑब्वियस बात है कि अर्थ के पास आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन मुझे बोला था कि उसने 50% अपनी काइनेटिक एनर्जी का लूज किया, तो भैया मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसके पास कितनी काइनेटिक होगी जब वो ग्राउंड को टच करेगी, तो उसके पास उतनी ही काइनेटिक होगी जितनी उसके पास पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी mgh और h की जगह में मैं 10 पुट कर देता हूं। बट अगर मैं बात करूं ग्राउंड के लिए तो ग्राउंड पे मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? इट शुड बी mg इंटू 10। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राउंड पे जो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू मैंने 0 रेफर की है, और क्योंकि यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 रेफर की है तो मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो डेफिनेटली काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम कांस्टेंट होना चाहिए। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक 0 थी, पोटेंशियल मैक्सिमम थी, एंड ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्योंकि 0 ली हमने तो पूरी पोटेंशियल का कन्वर्जन किस में हो गया? काइनेटिक में हो गया। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ग्राउंड को टच करने के दौरान उसके पास उतनी ही काइनेटिक थी जितना उसके पास पॉइंट ए पे पोटेंशियल थी, और इसी पोटेंशियल का 50% लॉस हो गया, हम ऐसा भी मान सकते हैं। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस है, और डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका 50% लॉस हो गया। अब इसी 50% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के साथ उसको लौटना है, और लौटते लौटते वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रीच करेगी। तो मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ बी, जहाँ तक वो लौटी। और अब इसकी हाइट को मैं मान के चलता हूँ, इसकी हाइट को मैं x ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्योंकि अब वो 50% काइनेटिक के साथ लौट रही है तो उसी काइनेटिक का कन्वर्जन फिर फाइनल किस में होने लगेगा? फिर पोटेंशियल में होने लगेगा। एंड रिबाउंस के बाद जो उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट होगी वहां पर काइनेटिक 0 हो जाएगी, और काइनेटिक का पूरा कन्वर्जन किस में हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा। तो मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ पॉइंट बी के लिए कि पॉइंट बी के लिए जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉइंट ए की पोटेंशियल का आधा होनी चाहिए। इट शुड बी 50%, मीन्स हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, जो कि mg इंटू 10 थी। सो फाइनली mg को अगर मैं कैंसिल कर दूं सो 50/100 विल बिकम 1/2, एंड x की वैल्यू हो जाएगी 10/2, दैट इक्वल्स टू 5 मीटर, और इसीलिए जो बॉडी है मेरी 5 मीटर तक लौटेगी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली में अब क्या एक गलती तो नहीं कहना चाहिए, क्या हम समय किस वे में हम खराब कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हो सकता है कि आप काइनेमेटिक्स की मदद से पॉइंट ए से जब बॉडी ने अपनी जर्नी चालू की तो आप क्या करेंगे? v की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे जिस v के साथ वो ग्राउंड को टच करेगी। फिर उस v की वैल्यू से आप क्या फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी का 50% कम करेंगे, है ना, लॉस की वजह से आप 50% वहाँ पे वैल्यू में डिक्रीमेंट करेंगे। फिर उस 50% के डिक्रीमेंट के बाद जो न्यू स्पीड होगी रिबाउंस की आप वो ऑब्टेन करेंगे। फिर उस काइनेटिक से फिर पोटेंशियल में कन्वर्जन करेंगे, तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी लंबा स्टेप हो जाएगा वो। और इसीलिए आपको इस वे में समझना चाहिए कि अगर 50% काइनेटिक का लॉस है मतलब वो 50% मैकेनिकल का लॉस है, और 50% न्यू मैकेनिकल एनर्जी के बेसिस पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक लाइन में मुझको आंसर मिल सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आप लोग से कहा था कि हम 2025 तक नीट में आए हुए हर सवाल को सॉल्व करेंगे। इन 2025 में एक ही सवाल था वर्क एनर्जी पावर से, जिसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को, है ना, और फिर हमारी आज की क्लास हमारी फिनिश होगी। तो क्वेश्चन है नीट 2025 से द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल रेस्पेक्टिवली। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on car A and B respectively, then the ratio FA upon FB is, all right.
इस सवाल को भी सॉल्व करने का सारा कॉन्सेप्ट, सारी जानकारी आपके पास है एंड डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, जो क्या कहता है, जो कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस और नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझको ये मालूम है कि उन दोनों कारों के पास इनिशियल में कितनी काइनेटिक थी। ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगा करके हमने कार को फाइनली रोक दिया, तो मुझको फाइनल काइनेटिक की भी जानकारी है कि वो 0 है। मुझको फोर्सेस का रेशियो पूछा है और डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पर गिवन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड वर्क की जगह मैं लिख सकता हूँ FR cos थीटा इक्वल्स टू K2 माइनस K1। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर जो ब्रेक्स हैं उनके थ्रू हमने एक डिसेलरेटिंग फोर्स का डेवलपमेंट किया है। और अगर मैं यहाँ पे अदर फोर्सेस की बात करूँ भी, तो जैसे मान लेते हैं मेरा ग्राउंड है, रोड है जिस पे हमारी कार चल रही है, तो मान लेते यही वो कार है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि इस कार के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी है, इस कार के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स n भी है, एंड अगर कार फॉरवर्ड जा रही थी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो ब्रेक से डेवलप होगा वो भी है। बट नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्क तो 0 है ना। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल के बीच में भी एंगल 90 है, डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में भी एंगल 90 है। तो नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हैं बट वर्क नहीं कर रही, और यहाँ पर वर्क सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेक से डेवलप्ड रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हो रहा होगा, और इसलिए ऑल में खाली वही हमको शामिल करना है, बाकी दो को शामिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो नाउ मैं अब बात करता हूँ कार ए की। तो कार ए के लिए फोर्स की वैल्यू में FA लेने को कहा गया है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुझे कितनी कही गई है? 1000 मीटर, तो R की जगह में 1000। और क्योंकि कार को डिसेलरेट कर रहे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री आ जाएगा इक्वल्स टू K2 माइनस K1। और क्योंकि कार को रोकना है तो फाइनल काइनेटिक इज 0 एंड इनिशियल काइनेटिक इज फॉर कार A इज 100 एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब यही काम मैं कार B के लिए करता हूँ। तो कार B के लिए फोर्स FB है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुझे 1500 मीटर कही गई है ना, 1500 मीटर कही गई है। अगेन एंगल की वैल्यू 180 है, इसको भी रोकना है, और इसके पास जो पहली काइनेटिक एनर्जी थी वो 225 जूल थी एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो मुझको FA अपॉन FB मिल जाएगा, क्योंकि मुझे फोर्सेस के रेशियो की वैल्यू बतानी थी, तो डिवाइड करना सबसे अच्छी चॉइस होगी। तो cos 180 कैंसिल, 1000 अपॉन 1500 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ, तो मुझे LHS में मिलेगा 2/3 टाइम्स ऑफ FA अपॉन FB विच इज इक्वल टू, अब RHS एंड RHS का भी डिवीजन कर दो, माइनस माइनस कैंसिल। 100 अपॉन 225 को अगर मैं 25 से रिड्यूस करूँ तो ये हो जाएगा 4/9। 100 एंड 225 को मैं 25 से रिड्यूस करूँगा तो 4/9 होगा। इधर भी अगर मैं न्यूमरेटर को रिड्यूस करूं तो यहाँ पर 2 जा आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 जा आ जाएगा। सो फाइनली FA अपॉन FB की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों कार में डेवलप्ड फोर्स जो है वो 2:3 के रेशियो में होंगे। आई विल गो विथ ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। और मैं समझता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी बातें समझाई सिखाई सब कुछ आपको समझ में आया होगा। एक क्लास आपके जीवन में एक बदलाव लाएगी। इस क्लास के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपने बहुत कुछ जाना होगा, और डेफिनेटली आपका जो भी सपना है, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी लिए क्लास काफ़ी हेल्प करेगी। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।